नमस्कार, आप देख रहे हैं पद्मेश 24/7 कृष्णा संडे के साथ। सबसे पहले नजर आज की हेडलाइंस पर। पैसे की प्रताड़ना में पत्नी ने की आत्महत्या, पति को पुलिस ने किया गिरफ्तार। 12 नवंबर को फांसी पर झूलता मिला था रानू का शव। 2 मोटरसाइकिल की आपस में टक्कर, एक की मौत एक घायल। तिरोड़ी थाना के अंतर्गत टेकाड़ी घाट की घटना। जल आवर्धन योजना में देरी, नगर पालिका ने जताई नाराजगी, संबंधित कंपनी को जारी किया नोटिस। HBN डायरीज चिटफंड कंपनी की संपत्ति होगी कुर्क, निवेशक में जागी पैसे वापसी की उम्मीद। छोटे पुल पर स्टाफ डैम बनाने नगर पालिका के छूट रहे पसीने, आ रही दर्जनों परेशानियां। बैयर SDM ने किया स्कूल का निरीक्षण, प्राचार्य और 3 शिक्षकों को दिया गया नोटिस। मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी ने मनाई टीपू सुल्तान की 270वीं जयंती, बड़ी संख्या में उपस्थित रहे सामाजिक गण। ऐतिहासिक रामपाली में उमड़ रहा जन सैलाब, प्रतिदिन हो रहे विविध कार्यक्रम। और ODF प्लस की दौड़ के लिए नगर पालिका की तैयारी शुरू, जल्द आएगी सर्वेक्षण टीम। अब समाचार विस्तार से। मध्य प्रदेश शासन के द्वारा 25 नवंबर से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की तारीख तय कर दी गई है, लेकिन उसके पहले सहकारी समिति और शासन के बीच मंथन का दौर शुरू हो चुका है। जिला सहकारी मर्यादित बैंक के प्रशासक उदय सिंह नगपुरे ने बताया कि जिले के भीतर सड़क किनारे सोसाइटियों में धान खरीदी नहीं की जानी है। यह बीते वर्षों से चल रहा है, लेकिन इस वर्ष अब तक इसके लिए आदेश नहीं आए। इसके अलावा परिवहन पर अब तक प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो सकी है। वहीं 165 खरीदी केंद्रों में से 36 की महज अनुमति स्वीकृति प्राप्त हुई है, बाकी की स्वीकृति आना बाकी है। 25 तारीख के पहले सारी तैयारियां पूर्ण कर ली जाएगी। नहीं, इस बारे में चर्चा हुई है कि पहले जब भी धान खरीदी जो रोड के किनारे समिति में हुई है तो उसमें आवागमन में बहुत दिक्कत होती है, तो इसलिए ये तय किया गया इस बार कि उसको कोई खाली जगह में करेंगे। अभी आदेश नहीं आया, लेकिन उस बारे में शीघ्र ही आदेश आ जाएंगे, ताकि गांव में या समिति में ऐसी जगह कोई मैदान हो, स्कूल खाली मैदान हो या कोई गोदाम हो, वहां पर खरीदी की जाएगी। कितने खरीदी केंद्र अभी वर्तमान में बनाए गए हैं? अभी तो पंजीयन केंद्र 165 हैं पूरे ज़िले में, पर खरीदी केंद्र अभी केवल 36 की स्वीकृति आई है और आज बैठक अभी चल रही है, तो रात तक कन्फर्म हो जाएगा कि कितने खरीदी केंद्र अपने जिले में रहेंगे। आपको बता दें कि सोसाइटियों में पहुंचने वाले किसानों को नापतोल, बारदाने, परिवहन सहित लंबी जद्दोजहद करनी पड़ती है। इसके लिए हर साल शासन व्यवस्था तो करता है, लेकिन यह मैदानी स्तर पर नाकाफी साबित होती है। इस वर्ष की तैयारी को देखकर भी यही अनुमान लगाया जा रहा है कि शायद तैयारी आनन फानन में की जा रही है। ऐसे में बीते वर्ष की तरह यह तैयारी मैदानी स्तर पर फेल हो जाए। हालांकि जिम्मेदार इस बात को इनकार करते हैं। अब देखना यह है कि धान खरीदी की शुरुआत से लेकर अंत तक सुविधाओं का किसानों को कितना लाभ मिल पाता है। स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 के लिए नगर पालिका परिषद अपनी तैयारियों के तहत ODF प्लस की दौड़ में शामिल होना चाहती है। इसके लिए बाकायदा आगामी दिनों में सर्वे टीम शहर का निरीक्षण करने आ सकती है। हालांकि शहर में अभी भी कई ऐसे वार्ड और बस्ती है जिनमें शौचालय की पूर्ण व्यवस्था नहीं है, या फिर व्यवस्था है तो लोगों को जागरूकता के अभाव में खुले में शौच कर रहे हैं। इसके लिए नगर पालिका आगामी दिनों में तैयारी कर जागरूकता अभियान की भी बात कर रही है। अब देखना यह है कि ODF प्लस के मामले में नगर पालिका को कितने अंक हासिल होते हैं। 2020 सर्वेक्षण उसमें यह है कि 6000 के मार्क्स रेटिंग में 3 स्टार के लिए अप्लाई किया है हमने, और डोर टू डोर कलेक्शन, मतलब कचरा कलेक्शन हमारा घर घर जाके हमारी सभी गाड़ियाँ घर से कचरा उठा रही हैं। आवासीय क्षेत्र में हम दिन में 1 बार कचरा उठा रहे हैं और व्यावसायिक क्षेत्रों में 2 बार। रात्रिकालीन सफाई व्यवस्था हमारी चालू है। पृथक्करण के लिए हमारे पास फटका मशीन, जो पन्नी अलग करके हम उसको साफ करके और उसको बेलिंग मशीन से पेस्ट कर देता है, फिर उसका चूरा बना के बोरियम भरना। हमारा टीचिंग ग्राउंड में ऑलरेडी उसका काम चालू है।
टेचिंग ग्राउंड को भी हमने काफ़ी व्यवस्थित किया है, खाद बनाने के लिए टेचेज बना दिए। सफाई व्यवस्था हमारी लगातार चली रही है। रात्रिकालीन हम पूरा शहर के मुख्य मार्ग तो साफ कर ही देते हैं। सुबह के टाइम वार्डों के अंदर की स्थिति क्लियर है। गुरुवार को एनसीसी डे के अवसर पर एनसीसी कैडेट्स ने रैली निकाली और अंगदान के विषय में लोगों को जानकारियां दी। एनसीसी ऑफिसर बीएल राणा ने बताया कि जीवन के बाद मृत्यु और मृत्यु के बाद पुनः जीवन तभी मिल सकता है जब व्यक्ति अपने अंगों को दान करे। इसके लिए बाकायदा एनसीसी डे के दिन कैडेट्स ने रैली निकाली और लोगों को जागरूक किया। एनसीसी डे सेलिब्रेशन की रैली है। इसमें आर्गन डोनेशन से संबंधित लोगों को संदेश दिया जा रहा है कि आपकी मृत्यु के बाद यदि आपके अंग किसी को दान दिए जाए, किसी के काम आ सकते हैं, उनका जीवन दान हो सकता है। इस संबंध में संदेश दे रही है। और इसमें आज पीजी कॉलेज बालाघाट में एक कार्यक्रम है जिसके अंतर्गत यहाँ के डॉक्टर जो है अंगदान से संबंधित उसका महत्व बताएंगे और लोगों को। शहर के नूतन कला निकेतन के द्वारा शहीद चंद्रशेखर आजाद मैदान में 17वें बाल महोत्सव का आयोजन 20 से 23 नवंबर तक किया जा रहा है। इसी कड़ी में 21 नवंबर को शहर के 23 निजी स्कूल इस महोत्सव में शामिल हुए। नूतन कला निकेतन के अध्यक्ष रूप कुमार बनवाले ने बताया कि दूसरे दिन विभिन्न तरह के आयोजन किए गए। इस दौरान 5वीं और 8वीं तक के बच्चे इस प्रतियोगिता में शामिल हुए। ये हमारे प्यारे आज हमने 23 स्कूलों को इनवाइट किया है इसमें फंक्शन अपने भाग लेने के लिए। और विशेषकर आज कक्षा 2 से लेकर 5वीं और 6वीं से लेकर 8वीं तक के बच्चों के इवेंट्स हो रहे हैं, जिसमें रिले रेस है, लंबी कूद है, कबड्डी है और कहना चाहिए कि जितने प्रकार की जंप्स है वो है, रेस है, ये सारी में एक्टिविटीज़ यहाँ पे हो रही है, बॉयज़ गर्ल्स दोनों की। शहर को स्वच्छ पेयजल प्रदान करने के लिए 38 करोड़ रुपए के महत्वपूर्ण जल प्रदाय योजना में लगातार देरी पर नगर पालिका परिषद के द्वारा संबंधित कंपनी को नोटिस जारी किया गया है। शहर के भीतर 18,000 कनेक्शन दिए गए हैं, जिसमें सभी घरों में मीटर लगाए जाने हैं। इन सभी कार्यों में लगातार देरी हो रही है। इसके लिए नगर पालिका ने पहले ही नाराजगी कंपनी पर व्यक्त कर दी है। आगामी दिनों में फाइन करने की योजना भी बनाई जा रही है। नहीं, वो 38 करोड़ की लागत से है, उसमें सभी काम पूर्ण हो चुके हैं। कुछ 10-12 जगह के ज्वाइंट के काम रह गए हैं और टेस्टिंग के काम भी लगभग पूर्ण हो गए हैं। मीटर लगने की प्रक्रिया चल रही है। मीटर लगने के बाद में टेस्टिंग शुरू हो जाएगी। मतलब सप्लाई हम 6 जोन है हमारे शहर में पानी के, तो किसी एक जोन को लेके काम शुरू कर देंगे। सर, अतिरिक्त समय देने के बावजूद भी उसने समयावधि में अपना काम पूरा नहीं कर पाया, उसके लिए उसके ऊपर पेनाल्टी करेंगे। पेनाल्टी की क्लास है और चूँकि 5 साल का ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस है उसी का, तो वो तो यहाँ से जा नहीं सकता। उसकी सिक्योरिटी और उसकी परफॉर्मेंस गारंटी इत्यादि हमारे पास जमा है और जितना उन्होंने लेट किया है उसके लिए उसको पेनाल्टी देनी पड़ेगी। हालांकि लेट होने के कारण रेलवे का भी रहा है कुछ समय, रेलवे की एनओसी नहीं मिलने के कारण हमारी पाइपलाइन डालने में विलम्ब हुआ है। सर, नोटिस भी दिए मतलब उसको? हाँ, नोटिस दिए हैं उसको समय सीमा पे पूर्ण करने के लिए। सर, अब क्या कार्रवाई की जा रही है सर उस पर? नहीं, अभी तो उससे काम पूरा कराना है। काम पूरा होने के बाद में जो पेनाल्टी क्लास है वो बाद में भी ली जा सकती है। सर, मीटर लगाने की भी बात चल रही थी उसमें? हाँ, मीटर उसके आइटम में है, मीटर उसको लगाना है। कितने मीटर आ गए सर अभी तक? अभी उसके 1000 मीटर आए हुए हैं, 17,000 मीटर लगने हैं शहर में। कब से काम चालू हो जाएगा? काम चालू किया है उसने, कर दिया। आपको बता दें कि जल आवर्धन योजना के अंतर्गत पुराने इंटक वेल की सफाई कर उससे भी पानी प्रदाय करने जाने की योजना है। इसके लिए भी आगामी दिनों में कार्य किए जाएंगे।
जिसके लगातार मॉनिटरिंग नगरपालिका के द्वारा की जा रही है। चूँकि उसका प्रोजेक्ट जब ये चालू हो जाएगा तो इसके साथ साथ शहर के जो पुराना इंटेक वेल है और पुराना जो फिल्टर प्लांट है उसका ऑपरेशन भी कंपनी को ही करना है। तो पुराने इंटेक वेल में उसको 2 मोटर लगानी है, एक स्टैंड बाई रखी रहेगी, अगर एक ख़राब होती है तो दूसरी का उपयोग करेंगे। तो पहली जो मशीन मतलब जो टरबाइन पंप है उसको लगाने का काम चालू है, उसका लगा रहा है वो। मुझे लगता है कि 4-5 दिन में वो एक पंप लग जाएगा और दूसरे को स्टैंड बाई लगा के रखेंगे, इसके जलने पे उसका उपयोग करेंगे। आपको बता दें कि जल आवर्धन योजना में लगातार देरी हो रही है, जिसके पीछे रेलवे सहित अन्य परेशानियों को बताई जा रही है, जिस कारण लोगों को स्वच्छ जल के लिए लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। अब देखना यह है कि नगरपालिका के नाराजगी ठेकेदारों पर कितना प्रभाव डालती है और कब तक लोगों के घर में स्वच्छ पानी उपलब्ध हो पाता है। नगरपालिका के द्वारा शहर के गृह स्थित ब्रिटिश कालीन छोटे पुलिया पर स्टाफ डैम बनाए जाने की प्रक्रिया तो शुरू कर दी गई है, लेकिन इस कार्य में उसके पसीने छूट गए हैं। नगरपालिका के उपयंत्री SK रांगजाले ने बताया कि स्टाफ डैम बनाने के लिए बहुत अधिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसके पीछे बड़ी वजह पुल के नीचे फंसी लकड़ियां और पुल का अधिक जर्जर हो जाना है। काम चालू असल में उसमें जो स्टाफ डैम के गाले हैं उसमें बड़ी बड़ी लकड़ियाँ आके फंसी हुई और पानी के नीचे हैं, तो उनको आरी से काटने में और उसको निकालने में मतलब बहुत परिश्रम लग रहा है, समय भी बहुत लग रहा है। एक पूरे दिन भर करो तो एक हाथ गाला साफ़ हो पाता है। सर ये भी देखा जा रहा है कि ऊंचा करने की भी आप परमिशन ले रहे हो, ऊंचा करने के लिए भी? हाँ, उसके नीचे का जो बॉटम है डैम का वो उखड़ गया है, तो उस पर कंक्रीट करके उसको एक लेवल करेंगे जिससे उसके ऊपर पट्टियाँ मतलब आसानी से उस पर जमाई जा सके। सर बेनिफिट मिलेगा सर, उससे पानी रहेगा फिर पूरा? पानी तो रहेगा। और क्या काम बचा हुआ सर इसका? अभी तो डैम के ऊपर जितनी ये बीमें पलट गई हैं उसमें लोहा लगा हुआ है, तो उसको काट के उसको पहले साफ़ कर रहे हैं। ऊपर से कम वो आने जाने लायक स्टाफ डैम की सामग्री लाने लायक व्यवस्था बन सके, तो उसको ठीक कर रहे हैं। आयुष्मान विभाग के द्वारा शासकीय कन्या महाविद्यालय में आयोजित किए गए 5 दिवसीय आयुष्मान शिविर का आज समापन किया गया। इस 5 दिवसीय शिविर में करीब 500 से अधिक छात्राओं के आयुष्मान कार्ड बनाए गए। इस मौके पर आयुष्मान की टीम के द्वारा कॉलेज प्रबंधन के सहयोग को सराहा गया। वहीं इस संबंध में स्कूल की प्रभारी प्राचार्य निधि ठाकुर ने बताया कि शासन के निर्देश के अनुसार कॉलेज में शिविर लगाकर छात्राओं के आयुष्मान कार्ड बनाए गए हैं ताकि उन्हें इस शासकीय योजना का लाभ मिल सके। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत आयुष्मान कार्ड जो है वितरित किया जाना है और गर्ल्स कॉलेज में 15 तारीख से लेकर 21 तारीख तक 5 दिन का कैंप आयोजित किया गया, जिसमें कि छात्राओं को अधिक से अधिक लाभान्वित किया जाए। इसका जो मुख्य उद्देश्य है कि आयुष्मान कार्डधारी को इसके अंतर्गत 1 लाख से 5 लाख तक के निःशुल्क जो है चिकित्सा सहायता दी जाती है। जो हमारे मध्य प्रदेश के या सरकार के जो अधिकृत यानी कि ऑथराइज्ड निजी हॉस्पिटल हैं और सरकारी हॉस्पिटल हैं, वहां पर गंभीर बीमारियों का जिसमें लगभग 1350। शिक्षा विभाग के निर्देशों के तहत शिक्षकों के संविलियन का कार्य प्रगति पर है। इसी कड़ी में नगर के BRC कार्यालय में संविलियन को लेकर अंतिम चरण प्रक्रिया अपनाई गई, जहां पर करीब आधा सैकड़ा से अधिक शिक्षकों के दस्तावेजों का सत्यापन किया गया। इस संदर्भ में सत्यापन प्रभारी SK पटले ने बताया कि शिक्षकों के संविलियन को लेकर यह अंतिम चरण की प्रक्रिया अपनाई जा रही है, जिसके तहत शिक्षकों के आवश्यक दस्तावेजों का सत्यापन कार्य किया जा रहा है। सत्यापन के बाद इन दस्तावेजों को भोपाल भेजा जाएगा ताकि शेष शिक्षकों का संविलियन आसानी से हो सके। आज यहाँ पर जो है कुछ वरिष्ठ अध्यापक जो उच्च माध्यमिक शिक्षक बनने से रह गए हैं, उनके प्रकरणों की जांच की जा रही है और जांच करके इनको भोपाल प्रेषित किया जाएगा। अच्छा सर, कितने प्रकरण ऐसे हैं जिसकी जांच की जा रही है? करीब ये 25-26 प्रकरण होंगे। अच्छा, इसमें भी काफ़ी कुछ त्रुटियां नज़र आ रही हैं? नहीं, त्रुटियां नहीं है, कुछ हैं, जैसे प्रपत्र में कुछ कमी है या विषय इंद्राज नहीं है, तो कुछ को भी और अपन वापस कर रहे हैं कि कल तक ले आए। यानी भोपाल फाइल कब भेजी जाएगी? भोपाल ये अगले वीक में भेज देंगे। शहर के वार्ड नंबर 10 गौशनगर में पति के साथ किराए से रह रही रानू सिरसागर ने पति वसीम खान के द्वारा रुपए की मांग को लेकर दी जा रही प्रताड़ना से परेशान होकर आत्महत्या की थी। नगर पुलिस अधीक्षक देवेंद्र कुमार यादव ने मर्ग जांच के उपरांत रानू सिरसागर को प्रताड़ित करने और उसे आत्महत्या करने के लिए उत्प्रेरित करने के आरोप में धारा 306 के तहत उसके पति वसीम खान को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी वसीम खान ने रानू से निकाह करने के बाद उसके स्वर्गीय पति नरेंद्र पटले के दुर्घटना बीमा क्लेम की राशि
रानू के अकाउंट से निकलवा लिया था तथा रानू की एफडी तुड़वाकर राशि खर्च कर ली थी और शेष राशि की एफडी तुड़वाने के लिए वसीम खान पत्नी रानू क्षीरसागर को शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहा था, जिससे परेशान होकर रानू ने 11 और 12 नवंबर की दरमियानी रात किराए के मकान में पंखे से दुपट्टा बांधकर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। ये क्या रानू क्षीरसागर एक महिला थी, तो उसने एक दूसरी शादी आरोपी मोनू और वसीम से की थी जी। तो आरोपी मोनू और वसीम द्वारा रानू क्षीरसागर से पैसे का कुछ मामला था। इसकी एफडी थी मृतका के, तो वो एफडी और कुछ पैसे आरोपी द्वारा उसकी एफडी तोड़वा के ले लिए गए थे और पैसे लेने के लिए वो प्रताड़ित और परेशान कर रहा था मानसिक तौर पे। तो उससे परेशान होके रानू ने फांसी लगा के ख़त्म हो गई थी। तो इसकी जांच श्रीमान CSP महोदय द्वारा की जा रही थी। तो उसमें साहब द्वारा इन्वेस्टिगेशन की तो इसके खिलाफ सबूत पाए गए, तो आरोपी मोनू और वसीम को गिरफ्तार करके और आज माननीय न्यायालय पेश किया जा रहा है। जिले के अति नक्सल प्रभावित क्षेत्र साले टेकरी और लांजी मार्ग के बीच टाडा नदी पर बनाए जा रहे 120 मीटर पुलिया का निर्माण करीब 2 वर्षों से अटका पड़ा है। इसकी प्रमुख वजह वन विभाग के द्वारा NOC न दिए जाना बताया जा रहा है कि तीनों राज्यों को जोड़ने वाले इस पुलिया का निर्माण न होने से लगभग 25 से 30 ग्राम पंचायतों के लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जिसके चलते करीब 8 से 10 गांव के ग्रामीणों ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर टाडा नदी में निर्माणाधीन पुलिया का तुरंत निर्माण किए जाने की गुहार लगाई। साथ ही 7 दिनों के भीतर मांग पूरी न होने पर चक्का जाम कर तीव्र आंदोलन किए जाने की चेतावनी दी है। समस्या ये है, साले टेकरी से लांजी पहुंच मार्ग था, उस पे एक पुल का निर्माण हो रहा था। आधा उसका स्लेब हुआ है, आधा से फॉरेस्ट वालों की तरफ से रोका गया है और हम फॉरेस्ट वाले के पास गए या हमारा जो काम करने वाला है ठेकेदार, उससे अभद्र व्यवहार किया गया है DFO के द्वारा। वो काम कब तक चालू हो जाएगा? अगर नहीं चालू हो रहा है तो हम उस पर रोड जाम करके बैठ जाएंगे। क्या समस्या जाती है? समस्या ये हो जाती है, हमारे बैगा भाई लोगों की कई डिलीवरी के कारण मौत हो रही है, आवागमन एकदम बंद है भाई, बड़े नाला है, बहुत बड़ा नाला है। अब उसके लिए हमको क्या करना है? हम कलेक्टर महोदय के पास दिए हैं कागज़ और कहीं देना है, जिला CO को भी देंगे और नहीं हो पाएगा हफ्ता भर में तो हम रोड जाम करके बैठे। हम लोग सर, हमारे गांव में पुलिया बन रहा है टांडा नदी में, वहाँ फाइट वाले रोक लगा रहे हैं। क्यों लगा रहे हैं? अब क्या मालूम क्यों लगा रहे हैं। तो ये पुलिया बनने से क्या समस्या है तो आपकी? अरे पुलिया नहीं बनेगी तो हम कहाँ से जाएंगे? कितने गांव के लोग मतलब पुलिया के? वहाँ हमारे गांव में कम से कम 20-25 गांव आता है। साल टिकरी से कटंगी पाथरवाड़ा रोड स्थित गायत्री मंदिर में इन दिनों 24 कुंडीय गायत्री महायज्ञ तथा डॉक्टर चिन्मय पंड्या के आगमन की तैयारियां की जा रही है। 3 दिवसीय गायत्री महायज्ञ का आयोजन गायत्री परिवार के सोम कुमार देशमुख ने जानकारी देते हुए बताया कि 21 नवंबर को शानदार विशाल भव्य कलश शोभा यात्रा निकाली गई। जगह जगह पर कलश यात्रा का स्वागत किया गया, जिसके चलते मंदिरों में महिलाओं के द्वारा कलशों का रंग रोहन कर सजाया जा रहा है। विशाल कलश यात्रा निकाली गई है। 1111 महिलाओं ने भाग लिया और कलश लेकर नगर भ्रमण किया। उन्होंने बताया कि 23 नवंबर को डॉक्टर चिन्मय पंड्या यज्ञ स्थल पर गायत्री महामंत्र की दीक्षा देने का कार्य संपन्न करेंगे। यहाँ कटंगी नगर में चिन्मय पंड्या जी प्रतिकुलपति देव संस्कृति विश्वविद्यालय हरिद्वार, इनका आगमन हो रहा है और उनका आगमन पश्चात लगभग 1000 बच्चों को वो गुरु दीक्षा 23 नवंबर को संपन्न कराएंगे
इसी पश्चात उनका उद्घाटन होगा। यह अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त व्यक्ति है जिन लोगों ने हिंदुस्तान के तमाम बड़े बड़े इंस्टीट्यूट IIT, IIM, IMA, भाभा, बार्क, इन तमाम इंस्टीट्यूट में जाकर इनने अपना शोध पत्र प्रस्तुत किया, इनने अपना लेक्चर दिया है। और आजकल देश के बहुत सारे सरकारी विभाग एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के बहुत सारे विभागों में जा के पूरे साल भर इनका लेक्चर होता रहता है। लालबर्रा के स्थानीय जिला सहकारी केंद्रीय बैंक बालाघाट ब्रांच शाखा लालबर्रा में 21 नवंबर को लालबर्रा ब्रांच के अंतर्गत आने वाली समितियों के प्रबंधकों की बैठक आयोजित की गई, जिसमें लालबर्रा ब्रांच मैनेजर गिरीश गुप्ता के द्वारा समिति प्रबंधकों को धान खरीदी के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। पद्मेश से चर्चा में जिला सहकारी केंद्रीय बैंक ब्रांच शाखा लालबर्रा के पर्यवेक्षक DK लीलारे ने बताया कि समिति प्रबंधकों की साप्ताहिक बैठक आयोजित की गई, जिसमें साप्ताहिक जानकारी, रासायनिक खाद एवं धान खरीदी के संबंध में चर्चाएं की गई। जो बैठक है हमारी, ये साप्ताहिक बैठक होती है हर गुरुवार को, और इसमें हमारी साप्ताहिक जानकारी रासायनिक खाद, अभी धान खरीदी के संबंध में, और कल वाराणसी में हमारी जो बैठक है माननीय SDM साहब, तहसीलदार साहब के द्वारा ली गई, जिसमें वर्ष 2019-20 में धान खरीदी के अंतर्गत धान खरीदी की समीक्षा की गई, जिसमें सर्वप्रथम खरीदी केंद्र और लगने वाले जैसे इलेक्ट्रॉनिक तौल कांटे, सिलाई मशीन, परखी, और उसमें जो सिलाई से संबंधित जो हमको जैसे धागा वगैरह लगता है, और जो व्यवस्था है हमारी प्रांगण की, इसमें साफ सफाई, और जो हाईवे रोड है, हाईवे रोड से लगा हुआ परिसर के संबंध में माननीय SDM महोदय के द्वारा कहा गया कि हाईवे रोड से लगा हुआ परिसर को आप धान खरीदी में उपयोग ना लें। जहाँ भी खाली जगह मिलती, लगभग 2 एकड़ ज़मीन हाईवे रोड से हटकर उस ज़मीन को अपन धान खरीदी में उपयोग लें, ताकि हाईवे रोड में जाम की स्थिति निर्मित न हो और किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना न घटे। वाराणसी नगर में स्थित तहसील कार्यालय के सभाकक्ष में भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर 21 नवंबर से 3 दिवसीय मतदाता जागरूकता कार्यशाला का निर्वाचन साक्षरता क्लब के तत्वाधान में प्रशिक्षण शिविर का प्रारंभ किया गया। यहां शिविर जिला मास्टर ट्रेनर NK डहाटे, MD नागपुरे, RK गौतम की मौजूदगी में प्रारंभ किया गया, जिसमें उपस्थित नगर व ग्रामीण BLO के द्वारा मतदाताओं को मतदान के लिए जागरूक करने का प्रशिक्षण दिया गया। दूसरा है दो वाले आपको कौन पूछते हैं कि आप और क्या जानना चाहते हैं। तो जो कोई कहता है कि मुझे देश को कोई व्यक्ति विदेश में रहता है उसको यदि यहाँ बता से इनमें से कोई, तो भाई इनमें से तो उत्तर क्या आएगा उनका, खाने योग्य नहीं है। आपने 4 ऑप्शन, केला, सेब, अमरूद और इनमें से कोई, क्या उत्तर रहेगा उनका? किसी को पढ़ा वो 3 बातें बताता है कि पंजीकरण के लिए उम्र 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए, प्रारूप शेयर भरना चाहिए, एक दिन में किसी निर्धारित तिथि। ये कार्यशाला भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा जारी किए आदेश के तहत निर्वाचन साक्षरता क्लब की कार्यशाला आयोजित की गई है। इसमें सभी स्कूलों के टीचर्स, हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी के तथा कॉलेज के प्रोफेसर और सभी BLO को इसकी जानकारी दी जानी है। क्या बताया जा रहा है इन्हें? इसमें बताया जा रहा है कि ऐसे मतदाता जो 18 साल के होने वाले हैं या जो हो चुके हैं, उनको निर्वाचन प्रक्रिया के संबंध में जानकारी देना है। किस प्रकार से उनका नाम जोड़ा जाता है मतदाता सूची में, किस प्रकार से नाम हटाया जाता है, कोई व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाता है तो उसको क्या अपने नाम जुड़वाने के लिए क्या करना पड़ेगा, और विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से निर्वाचन की जानकारी दी जाती है, जैसे सांप सीढ़ी है, चौपट है और नोटा संबंधी जानकारी, और जो मशीन उपयोग में की जाती है अपनी वीवीपैट। और लालबर्रा प्रशासन के निर्देश के अनुसार 25 नवंबर से धान खरीदी केंद्रों के माध्यम से समर्थन मूल्य पर किसानों से धान की खरीदी किया जाना है, जिसके लिए जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित लालबर्रा ब्रांच के अंतर्गत 9 समितियों के माध्यम से खरीदी की जाएगी एवं धान खरीदी हेतु खरीदी केंद्रों की व्यवस्थाएं की जा रही है।
इसी कड़ी में 21 नवंबर को दोपहर 3 बजे जिला सहकारी केंद्रीय बैंक ब्रांच शाखा लालबरा के ब्रांच मैनेजर गिरीश गुप्ता के द्वारा समिति प्रबंधकों के साथ बकोड़ा में निर्माणाधीन कृषि उपज मंडी का जायजा लिया गया। इस दौरान श्री गुप्ता के द्वारा मंडी निर्माण कार्य में लगे हुए ठेकेदार के कर्मचारियों से आवश्यक जानकारी ली एवं निर्मित की गए टीन शेड व भवनों का बारीकी से जायजा लेते हुए लाइटिंग, पानी सहित अन्य व्यवस्थाओं के संबंध में समिति प्रबंधकों से चर्चा करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। ये जो 25 नवंबर से जो धान खरीदी होना है वो उसके संबंध में लालबरा शाखा के अंतर्गत यहाँ इस मंडी में मेरे गांव समिति और लालबरा समिति के द्वारा यहाँ खरीदी किया जाना है। इस संबंध में यहाँ निरीक्षण किया गया। ये काफ़ी बहुत बड़ा प्रांगण है, यहाँ पे 3 शेड भी है बना हुआ है और किसानों को किसी प्रकार की परेशानी भी नहीं होगी, ट्रक वगैरह का आने की भी कोई दिक्कत नहीं होगी। इसलिए हम किसानों से अपील किया जाता है कि यहाँ पे मतलब खरीदी कीजिए। बैयर एसडीएम गुरु प्रसाद ने उत्कृष्ट विद्यालय परसवाड़ा का आकस्मिक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने विद्यालय की स्मार्ट कक्षा का निरीक्षण किया और एलईडी स्क्रीन पर वीडियो के माध्यम से बच्चों की पढ़ाई देखी। इस दौरान उन्होंने बच्चों से इस नई तकनीक से पढ़ाई की उपयोगिता के बारे में भी जानकारी ली। एसडीएम गुरु प्रसाद के निरीक्षण के दौरान प्राचार्य श्री देशमुख एवं शाला के 3 अन्य शिक्षक अनुपस्थित पाए गए। इस पर अनुपस्थित प्राचार्य श्री देशमुख एवं तीनों शिक्षकों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है कि क्यों न उनका 1 दिन का वेतन काटा जाए। प्राचार्य एवं शिक्षकों को 3 दिनों के भीतर अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। निरीक्षण के दौरान समस्त शिक्षकों को विद्यालय परिसर को स्वच्छ रखने के लिए निर्देशित किया गया है। नगर के सिविल लाइन में रहने वाली एक युवती ने एक युवक के विरुद्ध शादी का झांसा देकर देह शोषण करने का आरोप लगाया है। कोतवाली पुलिस में रिपोर्ट लिखाई गई कि गंगाधर मस्कोले 35 वर्ष निवासी बरबसपुरा थाना वारासिवनी के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई। जानकारी के अनुसार युवती की गंगाधर से कई वर्षों से पहचान थी। इस कारण गंगाधर ने उसे शादी करने का प्रलोभन दिया और उसका लगातार दैहिक शोषण करता रहा। मंसूरी वेलफेयर सोसाइटी के द्वारा नगर के पुराना मटर मार्केट में स्थित सभागृह में टीपू सुल्तान की 270वीं जयंती मनाई गई। इस दौरान बड़ी संख्या में सामाजिक बंधु उपस्थित थे। इस दौरान साजिद मंसूरी ने मदरसा जामिया नूरिया के सामने प्रसाद का वितरण किया और चौक का नाम टीपू सुल्तान चौक करे जाने की पेशकश की। पुराना मटन मार्केट में आयोजित जयंती कार्यक्रम को संबोधित करते हुए शकील मंसूरी ने कहा, भारत वीर योद्धाओं की धरती रही है, जिन वीर योद्धाओं में हजरत टीपू सुल्तान भी एक थे। और एक उनका नाम ही ऐसा था कि जिनके नाम सुनते ही, जैसा कि हमारे पप्पा भाई ने बताया, उनका नाम सुनते ही अंग्रेज कांपते थे। एक ऐसा मौका आया जब हजरत टीपू सुल्तान अपने दोस्तों के साथ जंगल में गए। वहाँ पे उनके पास कोई हथियार, कोई बंदूक नहीं थी। अचानक एक शेर ने उन पर हमला कर दिया। उनसे डटकर मुकाबला करते रहे, बिना तलवार, बिना किसी हथियार के, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और अपने बाहुबल से, अपनी पूरी ताकत के साथ उन्होंने उस शेर का जबड़ा फाड़ दिया और उसके बाद कर्नाटक में उन्हें शेर मैसूर के नाम से जाना गया। कई रियासतों से उनकी नहीं बनी और इसके बाद कई लोगों ने उन्हें अंग्रेजों के साथ संधि करने के लिए कहा, लेकिन इन्होंने कभी उनकी बात को नहीं मानी। अंततः यह हुआ कि कई रियासतों ने मिलकर हजरत टीपू सुल्तान के किले पर उनकी दीवार तोड़कर हमला कर दिया और उनके किले में प्रवेश कर गए। जयंती कार्यक्रम में उपस्थित यूनिस खान ने कहा कि यह जिले में पहला अवसर है जब टीपू जयंती के कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आज हम उनका 270वां जन्म दिवस मना रहे हैं। हमेशा से ही यह पहल रही कि सभी अपने महापुरुषों की जयंती मनाएं और उनके नक्शे कदम पर चलने का संकल्प लें। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सोसाइटी के सचिव अब्दुल खालिद कुरैशी ने आयोजन को अच्छी पहल बताते हुए कहा कि समाज में ऐसे सपूत जिन्होंने अपनी सारी जिंदगी देश प्रेम में न्यौछावर कर दिया और समझा है, तो उनकी जवाबदारी बन जाती है कि इस तरह की महफिल मुनक्किद करें और सही बात उन तक पहुंचाएं। और हमारी ये जिम्मेदारी बन जाती है कि ऐसी महफिलों में शिरकत करें और अपने घर और बच्चों को उस बारे में सही जानकारी दें। हजरत टीपू सुल्तान के बारे में अभी हमारे पापा भाई ने बहुत सारी बातें बताई।
वारासुरी स्थित कृषि निर्माणाधीन उपज मंडी प्रांगण में कलेक्टर दीपक आर्य ने निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। कलेक्टर दीपक आर्य ने मंडी ठेकेदार को जल्दी बेच करने के लिए निर्देशित किया सहित अन्य प्रकार की व्यवस्थाओं की भी जानकारी ली। पद्मे से चर्चा में कलेक्टर दीपक आर्य ने बताया कि गत दिनों बाद समर्थन मूल्य पर धान खरीदी का कार्य प्रारंभ होना है, जिसमें शासन के नियम के अनुसार किसान को उसकी उपज का मूल्य डंप में उपज पहुंचने पर मिलता है। जैसा कि आप लोगों को विदित है कि धान खरीदी का समय शुरू होने वाला है, उसी संदर्भ में मैंने निरीक्षण किया था। गत वर्ष चूँकि जैसा कि आप लोगों ने देखा था, धान का उत्पादन बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ हो रहा है और ये अच्छी बात है। इस कारण से उपार्जन भी बहुत अधिक मात्रा में हो रहा है। भंडारण की थोड़ी समस्या उत्पन्न होती है, जिस कारण से किसानों का पेमेंट भी कई बार डिले होता है। इसलिए प्रयास इस बार ये किया जा रहा है कि जहाँ भी लोकली हम लोग भंडारण कर पाएँ, जिससे कि एक तो शासन का राशि की बचत होगी, भंडारण पास में होने से ट्रांसपोर्टेशन के चार्जेस बचेंगे। दूसरा, चूँकि R2T में ट्रांसपोर्टेशन हुआ है, जब उसका किसान का माल जब जमा हो जाता है गोदाम में, उसको उपरांत ही उसको पेमेंट होता है, तो शीघ्र ही किसान का पेमेंट कर पाएँ। इन दोनों उद्देश्य मैंने यहाँ पे सर, मंडी की बहुत सी जमीन सीमांकन के लिए बची हुई है और आजू बाजू अतिक्रमित है। इस बात को लेके बार बार आवाज़ उठती रही है, बाकी अभी तक जिला प्रशासन द्वारा इस पर कोई कार्रवाई नहीं की। मेरे संज्ञान में ये बात पहली बार आई है जो आपने बताया है, और आया पहली बार बता रहे हैं। अगर ऐसा है तो मैं SDM तहसीलदार साहब को निर्देशित करूंगा कि भाई इसका मंडी का सीमांकन कराएं और मंडी की जमीन जो भी है वो रिक्लेम करें। चिट फंड के नाम पर निवेशकों से लाखों रुपए डुबाने वाले HBN डायरीज की संपत्ति कुर्की कर निवेशकों को जमा पैसे वापस कर दिए जाएंगे। दरअसल यह खबर छत्तीसगढ़ राज्य के दुर्ग जिले से आई, जब 22 नवंबर को दुर्ग के कलेक्टर ने यह आदेश चिटफंड कंपनी के द्वारा लोगों का पैसा डुबोया गया है, वह पैसा वापस किया जाएगा। इस खबर के आते ही बालाघाट जिले में भी सैकड़ों निवेशकों में हर्ष की लहर व्याप्त हो गई। उन्हें भी अब अपने खून पसीने का पैसा वापस लौटने की उम्मीद जाग गई है। आपको बता दें कि पद्मेश न्यूज ने चिटफंड का दर्द पर विशेष खबर बड़ी प्रमुखता से प्रकाशित की थी, जिसमें दर्जनों निवेशकों ने अपनी परेशानी, उनके दर्द को हमने दिखाया था। निश्चित ही निवेशकों ने भी HBN चिटफंड कंपनी की संपत्ति कुर्क होने की खबर सबसे पहले हमें दी और बताया कि उनका पैसा भी मिल जाएगा। यह उम्मीद उन्हें लग चुकी है। आपको बता दें कि जिले के भीतर लगभग 300 करोड़ रुपया चिटफंड कंपनियों में डूब चुका है। HBN चिटफंड कंपनी की संपत्ति कुर्क होने से जिले के अन्य चिटफंड कंपनियों में पैसा डूब चुके निवेशकों में उम्मीद जागी है कि जल्द से जल्द मध्य प्रदेश शासन भी इस तरह पहल करे, जिससे सैकड़ों निवेशकों का पैसा वापस मिल सके। निश्चित रूप से बालाघाट जिले के लोगों को मिलेगा, जितने भी यहाँ HBN डेयरी के एजेंट हैं उन सारे लोगों को इसका लाभ मिलेगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ सरकार ने जो कदम उठाया है वहाँ पर जो है सभी कंपनियों की कार्रवाई लगभग पूर्ण हो चुकी है और दुर्ग कलेक्टर ने जो आदेश पारित किया हुआ है जांच करने के उपरांत, क्योंकि दुर्ग में HBN डेयरी का ब्रांच ऑफिस था और वहां पर जो कलेक्टर साहब ने जो आदेश पारित किया है कि सभी कंपनियों के पैसे मतलब HBN डेयरी का जो है प्रॉपर्टी कुर्क करके लोगों का पैसा जल्द से जल्द लौटाया जाएगा। ये बहुत ही खुशी की बात है, हर्ष का विषय है कि छत्तीसगढ़ में ये सारी चीज़ें लगभग पूर्ण होने जा रही है। और हम तो मध्य प्रदेश में 3 साल से लड़ रहे हैं संगठन के माध्यम से, सर्वोदय महाकल्याण वेलफेयर के माध्यम से। तो हम ये चाहते हैं कि MP गवर्नमेंट भी इस चीज़ को जल्द से जल्द फॉलोशिप में ले और जल्द से जल्द ऐसा आदेश करे, ताकि यहाँ पर भी लोगों के जो अदर कंपनियों में जो लोगों का निवेशकों का पैसा जो फंसा है, गरीब मजदूर का पैसा फंसा है, वो पैसा जल्द से जल्द लोगों को यहाँ पर भी वापस हो पाए। ऐसी प्रोसेस हमारी संगठन के माध्यम से तैयार हो चुकी है और बहुत जल्द हम एक आंदोलन के माध्यम से भी इस चीज़ को यहाँ पर उजागर करेंगे और सरकार पे प्रेशर बनाएंगे, ताकि मध्य प्रदेश गवर्नमेंट जो कमलनाथ जी ने अपने घोषणा पत्र में लिया हुआ था उस चीज को जल्द से जल्द ये फॉलोशिप में लाए और लोगों का पैसा। जिले के तिरोड़ी थाना के अंतर्गत मीरकपुर रोड टेकाड़ी घाट में 2 मोटरसाइकिल आपस में टकराने से एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई और एक युवक घायल हो गया। 21 नवंबर को दोपहर 3 बजे घटना घटित हुई। इस दौरान दिगंबर रामपाली से बोनकट्टा जा रहा था और दीपराज मीरकपुर की तरफ से चिकला बांध रहा था, तभी मोटरसाइकिल आपस में टकरा गई। दुर्घटना में दिगंबर कात्रे 40 वर्ष पारसिवनी महाराष्ट्र निवासी की मौत हो गई। वहीं दीपराज नगरगढ़े 27 वर्ष चिकला बांध गंभीर रूप से वह घायल हो गया, जिसे रामपाली से जिला अस्पताल रेफर किया गया है। घटना की सूचना मिलते ही रामपाली पुलिस मौके पर पहुंच चुकी थी।
ग्रामीण क्षेत्रों के मेधावी छात्राओं को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करने के मकसद को लेकर शासन के द्वारा गांव की बेटी प्रोत्साहन योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है, जिसके तहत छात्रा को 5,000 रुपए प्रोत्साहन राशि दिए जाने का प्रावधान है। वहीं अब सरकार के द्वारा छात्राओं को गांव की बेटी योजना सहित पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी, जिसको लेकर नगर के गर्ल्स कॉलेज में ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया संचालित है। इस संदर्भ में गर्ल्स कॉलेज की प्रभारी प्राचार्य निधि ठाकुर ने बताया कि शासन की योजना के अनुसार छात्राओं को लाभ दिया जा रहा है, जिसके तहत अब उन्हें पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के अलावा गाँव की बेटी योजना का भी लाभ मिल पाएगा। जी हाँ, ये पिछले वर्ष से जो है गांव की बेटी को प्रोत्साहन राशि के अंतर्गत घोषित किया गया है और पोस्ट मैट्रिक और अन्य को छात्रवृत्ति के अंतर्गत घोषित किया गया है। तो जो छात्र 60% से अधिक लाती गांव की बेटी की निवासी हो और गांव के स्कूल में पढ़ी हो, तो इन दोनों योजनाओं का फायदा वो ले सकती है। लगभग कितनी राशि मिलती है? हाँ, गाँव की बेटी में तो 5,000 की राशि दी जाती है और 3 वर्ष तक उसे जो है अंडर ग्रेजुएट क्लास में मैंने टोटल 3 किस्तों में दी जाती है, 5,000 यानी 15,000। और पोस्ट मैट्रिक में तो वो राशि जो है उनके बढ़ती चली जाती है। तो ये जैसे मतलब राशि 3 साल उसको पोस्ट मैट्रिक। मेघलाल इस नाम ने बीते 5 दिनों से जिला पुलिस बल के साथ साथ शासन की भी नींदें उड़ा दी है। यह पूरी तरह से अबूझ पहले की तरह संदेह और शंका के बीच में अटक सा रह गया है। लांजी तहसील से लगभग 25 किलोमीटर दूर देवरबेली चौकी के अंतर्गत वनांचल क्षेत्र में बसे चिलकोना निवासी मेघलाल के घर 5 दिन पहले 3 बंदूकधारी नक्सली पहुंचे और बिना किसी सूचना के इसे अपने साथ उठाकर ले गए। परिवार की शिकायत पर जिला पुलिस बल ने 180 प्रशिक्षित जवानों की टीम नक्सल प्रभावित क्षेत्र में सर्चिंग के लिए तैनात की। दिन बीत गया, समय बढ़ते गया, लेकिन मेघलाल का पता नहीं चला। जैसे जैसे समय होते गया, क्या शंका के बादल संभावना में बदलते गए। अफवाहें भी उड़ी कि नक्सलियों ने मेघलाल के साथ कुछ अहित कर दिया, शायद उसकी हत्या कर दी। लेकिन इस बीच अच्छी खबर अब तक यही है कि मेघलाल को नक्सली ने किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाया, क्योंकि पुलिस सर्चिंग के दौरान इस तरह के कोई प्रमाण नहीं मिले। पद्मेश न्यूज से चर्चा के दौरान पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी ने बताया कि 10 अधिकारियों के मार्गदर्शन में अलग अलग टीम बनाकर लगातार मेघलाल की खोज में जवान जंगल की सर्चिंग कर रहे हैं। इस दौरान मेघलाल का कोई पता नहीं चला। आखिर ऐसा क्या हुआ कि उसे नक्सली उठा ले गए? इस सवाल पर पुलिस अधीक्षक श्री तिवारी कहते हैं कि ग्रामीण बताते हैं कि पूर्व में मेघलाल संगम का सदस्य था। शायद इस घटना के पीछे यही बड़ा कारण हो सकता है। वह पुलिस का मुखबिर भी नहीं था, इसलिए 10 जुलाई की दरमियानी रात को चिलकोना के निकट पुजारी टोला में पुलिस मुठभेड़ में मारे गए दोनों नक्सलियों की घटना से उसका कोई संबंध भी नहीं है। रामपाली थाना के अंतर्गत झाड़गांव में एक नाबालिग बालिका से दुष्कर्म कर आरोपी फरार हो गया। जानकारी के अनुसार 20 नवंबर की शाम को बालिका शौच के लिए गई हुई थी। इसी दौरान आरोपी ने दुष्कर्म की घटना को अंजाम देकर वह फरार हो गया। पीड़िता की शिकायत पर रामपाली थाना पुलिस ने आरोपी सुरेंद्र दमाही के विरुद्ध मामला दर्ज कर पूरे प्रकरण की जांच शुरू कर दी है। जिला मुख्यालय से 8 किलोमीटर दूर बगदरा पंचायत में प्रतिवर्ष के अनुसार इस वर्ष भी मां नर्मदा मेले का आयोजन किया गया। इस अवसर पर आसपास के लगभग आधा दर्जन से अधिक गांव के लोगों सहित पूर्व सांसद कंकर मुंजारे, सहकारिता बैंक के प्रशासक उदय सिंह नगपुरे ने मेले का जमकर लुत्फ उठाया। इस दौरान मुख्य रूप से आकर्षण का केंद्र रही प्रदेश की विभिन्न कोने से आए पहलवानों की कुश्ती।
हाथी की ताकत एक ऐरावत हाथी में होती है। एक ऐरावत हाथी की ताकत एक दिक्पाल में होती है। ऐसे 10,000 दिक्पाल की ताकत एक इंद्र में होती है। और जैसे ऐसे 10,000 इंद्र की ताकत हनुमान जी के गुरुओं में। कितने शक्तिशाली है मेरा परमात्मा। 2 मिनट तो बैठूंगा। गाँव की जवानी हमेशा बना के रखना। वो लंबे हो जाएगी जब गाँव का नौजवान जो है शक्ति को रखेगा। जैसे भी एक हमारे साथी ने बोला था कि भाई ये युवा मत बढ़ाओ, ये शराब मत पियो, ऐसे काम मत लो, उससे आप बचो। उसमें आपकी जवानी बचेगी, आपका गांव बचेगा। तो गांव का जवानी, गांव का पानी, जिस तरफ जवानी चलेगी उस तरफ दुनिया चलेगी। यहाँ पर एक बहुत बड़ा दंगल हुआ था, उसमें भी मैं आया था। और ये अपने बालाघाट जिले में बहुत पुरातन ये परंपरा रही है। नेत्रा, बक्सरा, बोधा, यहाँ पर ये घुसखोरी, यहीं पर ये दंगल हमको देखने को मिलता है अक्सर। यहाँ पर बालाघाट जिले में बड़े बड़े पहलवान मास्टर चैधरी राम तक यहाँ पर बालाघाट में आए। और बचपन से हमारे ग्राम हट्टा में भी हम दुर्गा उत्सव में पंचमी में वहाँ कुश्ती होती है प्रतिभा। मेले के विषय में स्थानीय जनप्रतिनिधि चंद्रशेखर नगपुरे ने जानकारी देते हुए बताया कि यह मेला बीते कई वर्षों से अपनी अलग परंपरा के लिए अलग पहचान बनाए हुए है। मकसद हमारा है ग्राम बगदरा का, यहाँ 60 वर्ष से यहाँ मेला का कार्यक्रम हो रहा है। यहाँ नर्मदा जी जो यहाँ कुंड देखे जा रहे हैं, यहाँ कुंड मतलब नर्मदा जी का उत्पन्न हुआ है यहाँ से, और ये 60 वर्ष से लगातार कार्यक्रम हो रहा है। कुश्ती भी अक्सर मतलब 60 वर्षों से की जा रही है। और रात्रि में जो 2 डंडारों का कार्यक्रम रखा जाता है, ये प्रतिवर्ष माता नर्मदा जी के इस उपलक्ष्य में किया जाता है। मेले तो बहुत ज़्यादा भव्य होगा कि आज जिले से लेके बाहर जिलों तक इस बगदरा का नाम आज मतलब चल रहा है, जो माता नर्मदा जी की कृपा से ही है सके। तो ये कैसा मतलब यहाँ पे उद्गम कैसा हुआ नर्मदा जी? उद्गम पुराने लोग बताते हैं कि यहाँ पर ऐसा कुछ कुंड था जिससे उनने कुछ यहाँ पर देखा होगा, और जहाँ से मूर्ति निकली है, और मूर्ति के साथ साथ यहाँ जो कुंड दिख रहा है नर्मदा जी का, वो कुंड उत्पन्न हुआ है यहाँ पर। रामपायली नगरी का अपने आप में काफ़ी गहरा धार्मिक इतिहास है। किसी समय नगरी को राम पदावली के नाम से पहचाना जाता था, लेकिन वर्तमान समय में इसे अब रामपायली के नाम से श्री राम बालाजी मंदिर के कारण काफ़ी प्रसिद्धि प्राप्त है। जिले में इस नगरी को तीर्थ नगरी की संज्ञा भी दी गई है। बताया जाता है कि भगवान राम अपने वनवास काल के दौरान माता सीता, अनुज लक्ष्मण के साथ महाराष्ट्र के रामटेक जाते समय रामपायली से होकर गुजरे थे। प्रतिवर्ष के अनुसार इस वर्ष भी कार्तिक पूर्णिमा के प्रारंभ हुए 15 दिवसीय मेले में नदी में स्नान करने और श्री राम बालाजी भगवान शिवलिंग सहित मंदिर परिसर में स्थित विभिन्न भगवानों की प्रतिमा की पूजा अर्चना करने जिले सहित मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र के श्रद्धालुओं का जन सैलाब उमड़ने लगा है। मुख्यालय से लगभग 14 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत रामपायली के श्री राम बालाजी मंदिर में विगत 12 नवंबर से 15 दिवसीय जिले का सबसे बड़ा मेला जारी है। इस मेले में मध्य प्रदेश सहित महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ सहित अन्य प्रदेशों के भक्तजन पहुंच रहे हैं तथा चंदन नदी में स्नान कर एवं भगवान श्री राम बालाजी की विधि विधान से पूजा अर्चना कर मेले का आनंद ले रहे हैं। सबका स्वामी, तू अंतर्यामी, सबका स्वामी, तेरे चरणों में चारों धाम, तेरा जो कार्तिक पूर्णिमा है कि जिन्हें मेला भरता है और ये शास्त्र से आते हैं, जो भी मन्नत पूरी होती है इनकी, वो कड़ी लेके आते हैं। और कड़ी यानी
भोग प्रसाद चढ़ा के यहाँ आते हैं और कार्तिक पूर्णिमा के महीने में आके यहाँ मेला घूमते हैं और भगवान की जो मन्नत पूरी पूर्ण करते हैं। भगवान राम जो है वनवास काल में यहाँ आए थे और वनवास काल में यहाँ हरभंग ऋषि मुनि का दर्शन किया और यहाँ से राम टेक गए। और ये मूर्ति जो आप देख रहे हैं प्राचीन मूर्ति 1400 जो है 1600 करीब में जो है हमारे पूर्वज को प्राप्त हुई थी। और यहाँ जो उनके दाहिने बामांग में माता जानकी विराजमान है उस की प्राचीन मूर्ति है। उसके बाद जो यहाँ लंगड़े हनुमान जी है वो यहाँ स्वयं निकले हुए हैं, एक पैर उनका पाताल में है। और जो शिवलिंग जो है यहाँ 1875 में निकली है और स्वयंभू है। और जो भी कुछ भी व्यक्ति यहाँ आता है जो मन्नत पूरी करता है उसकी मन्नत पूर्ण होती है। प्राचीन श्री राम बालाजी मंदिर में जिले वासी ही नहीं अपितु अन्य प्रदेशों के लोगों की आस्था भी टिकी हुई है और वर्ष में एक बार मंदिर परिसर में भरने वाले श्री राम बालाजी मेले में दूर दूर से आने वाले श्रद्धालुओं का अपनी उपस्थिति दर्ज करवाने के साथ ही अपनी मांगी हुई मन्नतें पूरी होने पर कड़ाई का भी आयोजन करते हैं। इसी के साथ इस 15 दिवसीय मेले में मंदिर में विभिन्न संस्कार की रस्म भी अदा की जाती है। तू ही बिगाड़े तू ही संवारे, 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 इस जग के सारे काम तेरा मेरा। यहाँ पे बालाजी देव प्रसिद्ध है पहले से। तो क्या लेकर आए थे? कढ़ाई लेकर के आए थे। कितने वर्षों से आ रहे? ये तो हमारे पूर्वजों से चलते आ रहा है। पूर्वजों से? यही भगवान की आस्था है ना, अपने भगवान के प्रति। श्री राम बालाजी की। हाँ, श्री राम बालाजी। श्री राम बालाजी एवं मंदिर में स्थित सभी प्रतिमाओं के लिए प्रतिवर्ष कपड़े मुस्लिम समुदाय के आशिक अली के द्वारा सिले जाते हैं, जो उनकी 3 पीढ़ी यानी पहले दादाजी, फिर पिताजी और अब आशिक अली बालाजी का चोला सिलकर बालाजी को पहनाते हैं। हमारी 3 पीढ़ी चलते आ रही है, जिसमें हमारे दादाजी जो थे उनकी डेथ 125 साल में हुई और 125 साल में डेथ होने के पहले मतलब जब वो बचपने से सिलते आते थे हमारे दादा। फिर हमारे पिताजी जो है अहमद अली टेलर, उन्होंने भी मतलब 88 साल में उनकी डेथ हुई। उन्होंने भी मतलब करीबन 60 साल उन्होंने सिला। हमारे दादा ने मेरा ख्याल है कि कम से कम 100 साल के करीब उन्होंने सिला है। हमारे पिताजी ने 60 साल करीब और अभी मैं 55-56 साल की मेरी उम्र हो गई है। 35-40 साल से मैं सीखता हूँ। हमारी मान्यता तो ये है कि हमको भगवान राम ने ये मान लो कि हमारी खानदान में पीढ़ी दर पीढ़ी सिलना हमारा सौभाग्य है कि उन्होंने हमें पसंद किया और हमारी पीढ़ी से पीढ़ी दर पीढ़ी हम लोग सिलते आ रहे हैं और हमें सिलने में बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लगता है, अपने आप में खुशी महसूस होती है कि ईश्वर ने हमें ये चीज़ हमें प्रदान की है, एक तोहफा दिया है हमें। वर्षों से चली आ रही इस परंपरा को हर धर्म के लोग बड़ी शिद्दत से निभा रहे हैं, जो आपसी भाईचारे की मिसाल भी पेश कर रहे हैं। इसी उम्मीद के साथ श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं कि हर वर्ष ऐसे ही मेले लगेंगे और वे बरसों बरस तक ऐसे ही इस मेले में आते रहेंगे। वाराणसी रामपाली से पद्मेश न्यूज के लिए सागर देवगढ़ के साथ अनिल लेल्लारे की रिपोर्ट। चलते चलते एक नजर आज के हेडलाइंस पर एक बार फिर। पैसे की प्रताड़ना में पत्नी ने की आत्महत्या, पति को पुलिस ने किया गिरफ्तार। 12 नवंबर को फांसी पर झूलता मिला था रानू का शव। 2 मोटरसाइकिल की आपस में टक्कर, एक की मौत एक घायल। तिरोड़ी थाना के अंतर्गत टेकाड़ी घाट की घटना। जल आवर्धन योजना में देरी, नगर पालिका ने जताई नाराजगी, संबंधित कंपनी को जारी किया नोटिस। HBN डायरीज चिटफंड कंपनी की संपत्ति होगी कुर्क, निवेशक में जागी पैसे वापसी की उम्मीद। छोटे पुल पर स्टाफ डैम बनाने नगर पालिका के छूट रहे पसीने, आ रही दर्जनों परेशानियां।
बैयर एसडीएम ने किया स्कूल का निरीक्षण, प्राचार्य और 3 शिक्षकों को दिया गया नोटिस। मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी ने मनाई टीपू सुल्तान की 270वीं जयंती, बड़ी संख्या में उपस्थित रहे सामाजिक गण। ऐतिहासिक रामपाली में उमड़ रहा जन सैलाब, प्रतिदिन हो रहे विविध कार्यक्रम। और ओडीएफ प्लस की दौड़ के लिए नगर पालिका की तैयारी शुरू, जल्द आएगी सर्वेक्षण टीम। तो पद्मेश 24/7 में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।